नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आर्मी अग्निवीर के जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुके हैं पूरी तरह से, लेकिन फिर भी हमारा जो मॉक टेस्ट का ये सिलसिला है जारी रहेगा और जो हमारा मकसद है 30 मॉक टेस्ट पूरा करने का, उसको हम करेंगे। तो आर्मी अग्निवीर का आज हम मॉक टेस्ट नंबर 15 करने जा रहे हैं। इसमें जो करंट के क्वेश्चंस हैं उनको बिल्कुल नए करंट के क्वेश्चन है जो आपके नेक्स्ट ईयर के एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। अपकमिंग जो भी एग्जाम है उनमें पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे देखिए तैयारी कर रहे हैं आर्मी अग्निवीर की या फिर किसी भी ऐसे पेपर की, आर्मी के पेपर की, तो इस सीरीज को जरूर देखें। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2026 जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने। तो नॉर्वे में जो शतरंज टूर्नामेंट हुआ है अभी 2026 में, उसको जीतने वाले पहले भारतीय आपके बने हैं कौन? प्रज्ञानंदा। आर प्रज्ञानंदा। ऑप्शन जो है वो सी ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये जो है भाई साहब, ये शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं और इन्होंने जर्मनी के खिलाड़ी को हराया है। किसको? जर्मनी। जर्मनी के खिलाड़ी थे, उनको इन्होंने हराया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 3 क्वेश्चन करंट के मैंने डाले हैं, जैसे कि अनुमम एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत ओमान सीपा समझौता कब लागू हुआ? व्हेन डिड द इंडियन ओमान सीपा कम इनटू फोर्स? तो ये होता है आपका 1 जून 2026 को। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1 जून 2026 को जो है वो सीपा एग्रीमेंट होता है। सीपा, कई बार देखिए इसका पूरा नाम पूछ लिया जाता है कि सीपा का पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम। तो सीपा का जो पूरा नाम है वो मैं आपको लिख देता हूं, कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, पी का मतलब हो जाता पार्टनरशिप, और ए का मतलब हो जाता है एग्रीमेंट। तो ये इसका पूरा नाम है दोस्तों, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये सीपा का पूरा नाम है। इससे होता क्या है, देखिए भारत और ओमान दोनों देशों के बीच जो है वो आपके व्यापार व्यापार को बढ़ाने के लिए ये एग्रीमेंट जो है वो किया गया है। दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए एग्रीमेंट किया गया है और 1 जून 2026 से प्रभावी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जून 2026 में जून 2026 में जम्मू में उद्घाटित नया रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर, आरएमसी जिसको हम बोलते हैं, भारत का कौन सा आरएमसी है? तो अभी जम्मू में जून 2026 में जो खोला गया ये 7वां है। इससे पहले 6 ऑलरेडी हमारे आरएमसी हैं जिनको हम रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर बोलते हैं, जो रीजन वाइज हमने बनाए हुए हैं। तो अगर हम आरएमसी की बात करें इसकी, तो ये देखिए, ये 5 जून 2026 को इसका उद्घाटन किया गया है अभी। ठीक है, जम्मू में इसका उद्घाटन किया गया है और उद्घाटन इसका किया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं वो इसका उद्घाटन करते हैं भाई साहब यहाँ पे। और ये 7वां आपका रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर जो है वो बनता है। अब देखिए, क्योंकि इसके नाम से ही है रीजनल मेट्रोलॉजिकल, मेट्रोलॉजिकल का मतलब होता है मौसम संबंधित जानकारी जो दे, है ना। तो ये क्या है, मौसम का पूरा पूर्व अनुमान लगाता है। जैसे कि आप देखोगे कि भाई हम 10 दिन का मौसम भी पहले से देख सकते हैं कि भाई कैसा 10 दिन का मौसम है अपकमिंग होने वाला है, वो पूरी जानकारी ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ही देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 1948 में किस स्थान की मुक्ति का संबंध ऑपरेशन पोलो से है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 48 में जो ऑपरेशन पोलो हुआ था उसका संबंध किस से है? तो ये हुआ था भाई साहब हैदराबाद में। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं ऑपरेशन पोलो की बात करूं तो ये 13 सितंबर से 17 सितंबर तक चला था। 1948 में हैदराबाद में चलाया गया था।
ठीक है, ये आपको याद रखना, ऑपरेशन पोलो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पेपर में, है ना। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य हैदराबाद जो रियासत थी उसको भारत में विलय करना था। ठीक है, भारत में हैदराबाद का विलय, वो इसका उद्देश्य था ऑपरेशन पोलो चलाने का। ठीक है, और देखिए इसका जो नेतृत्व किया था वो भारतीय सेना ने किया था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों के एकीकरण में जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये सभी को पता है, उसी के लिए उनको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाइयों, भारत में राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? राष्ट्रपिता, तो राष्ट्रपिता जाना जाता है आपके महात्मा गांधी, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी का जो जन्म है, इनका जन्म, ये मैं आपको 2 अक्टूबर 1969 को 1869 को पोरबंदर में इनका जन्म होता है। कहाँ पर होता है? पोरबंदर में। ठीक है, गुजरात में, ये आपको याद रखना है। गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म होता है, और इनकी जो उपाधि है, राष्ट्रपिता भी है, महात्मा भी इनको उपाधि मिली हुई है। ये इनको रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। उसके बाद अगर हम बात करें, इनको बापू की उपाधि भी मिली हुई है ना। तो ये आपको याद करना है। इन्होंने क्या है, सत्याग्रह और अहिंसा का मार्ग जो है वो अपनाया था। तो यहीं से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। इन्होंने क्या है, सत्याग्रह और अहिंसा, इस मार्ग पे चलने वाले थे। हिंसा के पूरे पूरे विरोधी थे भाई साहब गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कि भाई राजस्थान की पुष्कर झील के निकट स्थित पुष्कर मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो देखिए, जो पुष्कर झील के निकट है मंदिर, वो है भगवान ब्रह्मा का मंदिर है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ठीक हो जाएगा। वहां पे जो पुष्कर मंदिर है, वहां पे विश्व के प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिरों में से एक जो है वो यहीं पर स्थित है, और ये राजस्थान के अजमेर जिले में है। कहां पर है? ये भी आपको हम बता देता हूं, राजस्थान के अजमेर जिले में ये आपको मिलता है। राजस्थान के अजमेर में ये आपका है। ठीक है, जो पुष्कर मेला है वो विश्व प्रसिद्ध पशु मेला है। ये भी पूछ लिया जाता है, जो पुष्कर मेला है, पुष्कर मेला, ठीक है, ये कौन सा मेला है? ये पशु मेला है। ये भी आपको याद रखना है, पशुओं का मेला यहाँ पर लगता है। और पवित्र जो पुष्कर झील है, इसको एक पवित्र तीर्थ भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है, लोहड़ी से क्वेश्चन आया है कि लोहड़ी में हवन यज्ञ और विशेष छज्जा नृत्य कहाँ किया जाता है? तो ये बताना कहाँ किया जाएगा भाई। हवन यज्ञ किया जाता है और विशेष छज्जा पूजा नृत्य है, तो ये किया जाता है आपका जम्मू में। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लोहड़ी जो है देखिए पूरे उत्तर भारत का एक प्रमुख पर्व है, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो ये 2 राज्यों में मिलती है आपकी। ठीक है, देखने को, एक पंजाब और एक जम्मू। पंजाब और जम्मू कश्मीर में ये मुख्य रूप से मनाई जाती है, और लोहड़ी जो है वो मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाई जाती है। और जो छज्जा नृत्य है, ये कहाँ का है आपका? जम्मू का है। कहाँ का है? जम्मू का मुख्य नृत्य है ये, तो इससे आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, गोपी डायरीज, जो गोपी डायरीज 3 पुस्तकों का एक सेट है, जिसे किसने लिखा था? गोपी डायरीज इंपोर्टेंट है भाई। ठीक है, गोपी डायरीज जो है वो 3 पुस्तकों का एक सेट है, ये किसने लिखा था? ये आपका लिखा था सुधा मूर्ति जी ने। किसने लिखा था? सुधा मूर्ति। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये प्रसिद्ध लेखिका भी हैं और समाजसेवी हैं, और ये इन्फोसिस फाउंडेशन की पूर्व अध्यक्ष रही हैं। किसकी? इन्फोसिस फाउंडेशन की पूर्व अध्यक्ष जो है ये रही हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जानकारी के लिए बता रहा हूं। और इन्हें पद्म भूषण से भी जो है वो सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भाई, सतह के निकट खनिजों को आसानी से खोदने और अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सतह के निकट खनिजों को आसानी से खोदने और अलग करने की प्रक्रिया ये बतानी है, तो बताइए भाई। स्ट्रिप माइन, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है स्ट्रिप माइनिंग। स्ट्रिप माइनिंग जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जो स्ट्रिप माइनिंग है ये सतह के निकट खनिजों के निकालने के लिए प्रयोग की जाती है, और कोयला खनन में इसका व्यापक जो है वो उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये मुख्य रूप से जो है वो कोयला उत्पादन के लिए अगर हम बात करें तो झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में इसको अपनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 10, कर्नाटक का कोलार शहर किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? सबको पता है, मूवी भी आई थी इसके ऊपर, मूवी भी आई थी केजीएफ। केजीएफ का पूरा नाम क्या है? कोलार गोल्ड फील्ड। ठीक है, तो किसके लिए है? सोने के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है ना। विश्व प्रसिद्ध ये है, और कर्नाटक राज्य में ये है। कहाँ पर है कोलार, ये पूछ लिया जाता है, तो ये आपका कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक में ये आपका प्रसिद्ध है ना, और स्वर्ण खनन का ये प्रमुख केंद्र जो है वो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है भाई। सबसे कम घनत्व आपका अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो 17 व्यक्ति पर किलोमीटर का यहाँ पर जनसंख्या घनत्व रहता है। ठीक है, 17 व्यक्ति पर किलोमीटर, अब आप सोच सकते हो। क्लियर है दोस्तों? और सबसे अधिक की अगर बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व आपका बिहार में है। बिहार में सबसे अधिक है जनसंख्या घनत्व। ठीक है, और सबसे कम किस में है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में। दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अरुणाचल प्रदेश की कई बार राजधानी पूछ ली जाती है कि भाई अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, तो आप बताएंगे ईटानगर यहाँ की राजधानी है। क्या है? ईटानगर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है? विश्व का सबसे लंबा संविधान है बिल्कुल है। विश्व का सबसे छोटा संविधान है? नहीं है। सबसे तेज लिखित संविधान? विश्व का सबसे धीमा लिखित संविधान? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा भाई साहब, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्व का सबसे लंबा संविधान जो है वो किसका है? भारत का है। ठीक है, देखिए भारतीय जो संविधान है इसको आपका 26 नवंबर 1949 को जो है वो अपना लिया जाता है, बन के तैयार हो जाता है। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसको पूरी तरह से जो है वो लागू कर दिया जाता है। 26 जनवरी को लागू किया जाता है और 26 नवंबर को अपनाया जाता है, दोनों में अंतर है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं, है ना, और आपका 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ये दोनों आपको याद रखने हैं, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों। जो संविधान सभा थी उसके पहले अध्यक्ष आपके स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे भाई साहब, करीब आप मान लो 3 साल के आसपास लग गए थे। ठीक है, 12 दिन कम 3 साल लग गए थे भाई साहब संविधान को बनने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, 86वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? बताइए कौन सा मौलिक कर्तव्य जो है वो जोड़ा गया? तो संस्कृति की विरासत को संरक्षित करना नहीं जोड़ा गया था, संप्रभु की रक्षा करना नहीं जोड़ा गया था, संविधान का सम्मान करना नहीं जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर देना। कब लागू हुआ? 2002 में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो है मौलिक कर्तव्य बना, कौन सा मौलिक कर्तव्य बना? 11वां मौलिक कर्तव्य ये बना। अभी प्रेजेंट में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य अभी प्रेजेंट में हैं, और ये 11वां ही बना था मेरे दोस्तों। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, 28 फरवरी 2024 तक लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान कौन थे? 28 फरवरी 2024 तक सीडीएस थे। कौन थे भाइयों? सीडीएस थे। तो देखिए, ये जो है वो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पुराना है, क्योंकि अपलोड ही ऐसे किया गया है इसको, पिछले पेपर से। तो अगर मैं अभी करंट की बात करूं, तो वर्तमान में जो सीडीएस हैं, वर्तमान सीडीएस, उनका नाम क्या है बताइए? उनका नाम है आपका जनरल एनएस राजा सुब्रमणी। ये अभी करंट सीडीएस हैं भाई साहब। तीसरे सीडीएस है, कौन से? तीसरे सीडीएस जो हैं वो जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम है। इनसे पहले कौन थे? ये अनिल चौहान थे। ये कौन से थे? ये सेकंड नंबर के सीडीएस थे। सेकंड सीडीएस ये थे। कब तक कार्यकाल रहा इनका? कार्यकाल इनका कब तक था? तो आप बताएंगे 30 मई 2026। अभी भाई साहब 30 मई 2026 को इन्होंने जो है वो रिटायरमेंट लिया है, और जो जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम है, ये 30 मई 2026 को इन्होंने पदभार जो है वो संभाला है। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 2023 में 2023 में पहली बार विश्व चैंपियन बनने वाले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी कौन हैं? कौन नहीं जानता भाई साहब, 2023 में पहली बार विश्व चैंपियन बने थे नीरज चोपड़ा। कौन बने थे? नीरज चोपड़ा। 2023 की विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो हुई थी, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, स्वर्ण पदक जीता था भाई साहब। ठीक है, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था और पहले भारतीय ये बने थे यहाँ पे। ठीक है, और ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट भी यही हैं। और कब जीता था इन्होंने? वो जीता था इन्होंने टोक्यो 2020 में। टोक्यो 2020 में गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक में। ठीक है, कहाँ के रहने वाले? हरियाणा के। और भारतीय सेना में भाई साहब ये अभी कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइजोसोम्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लेनकाय, जिसको हम लाइजोसोम्स कहते हैं। लाइजोसोम्स में क्या है? पाचक एंजाइम होते हैं। इनमें क्या होते हैं? आपके पाचक एंजाइम इनमें होते हैं। ठीक है, इसलिए इनको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। ठीक है, सुसाइडल बैग ऑफ सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। निम्नलिखित में से कौन से केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? पादप कोशिकाओं में क्या पाया जाएगा, देख लेते हैं। पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नहीं, ये तो जंतु कोशिकाओं में भी पाया जाता है। कोशिका भित्ति, सेल वॉल, ये ठीक हो जाएगा। जो कोशिका भित्ति है, ये आपकी सिर्फ किस में पाई जाती है? पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। तो सेल वॉल हो जाएगा, कोशिका भित्ति हो जाएगा। ये किसकी बनी होती है? तो ये सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की ये बनी होती है। और ये जंतु कोशिकाओं में जो है, अगर बात करें तो कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। आमाशय से भोजन का निकास किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो किसके द्वारा नियंत्रित होगा भाई साहब? ये होता है आपका कंकालीय पेशियों के द्वारा नहीं होता, रेखीय पेशियों के द्वारा नहीं होता, स्फिक्टर स्फिक्टर पेशियों के द्वारा होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। स्फिक्टर पेशियों के द्वारा जो है वो आपके भोजन का निकास जो है वो नियंत्रित होता है। ठीक है, ये जो हैं, ये आमाशय के अंत में होती हैं भाई साहब आपकी रिफंक्टर जो पेशियां हैं, और भोजन के छोटी आंत में प्रवेश को नियंत्रण यही करती हैं। ठीक है, पाचन तंत्र में कई प्रकार की होती हैं वैसे तो ये, पर भोजन के उल्टे प्रभाव को ये रोकती हैं, नियंत्रित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। किण्वन के दौरान
पायरुवेट इथेनॉल CO2 में किस जीव में बदलता है? किण्वन के दौरान पायरुवेट, एथेनॉल और CO2 किस जीव में बदलता है, बताइए। पायरुवेट जो इथेनॉल है CO2 में किस में बदलता है? वो है यीस्ट आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा, यीस्ट में बदलता है। ठीक है, यीस्ट क्या है? ये एक कोशिकीय जीव है, ये आपका एक कोशिकीय जीव है भाई साहब, यीस्ट। ठीक है, और इसका उपयोग जो है वो ब्रेड और शराब बनाने में यीस्ट का किया जाता है। किण्वन की प्रक्रिया जो है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। स्पाइरोगाइरा में कौन सी प्रजनन विधि पाई जाती है? स्पाइरोगाइरा, बताइए। खंडन पाया जाता है इसमें, फ्रेगमेंटेशन जिसको हम बोलते हैं। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ए में ही दिया हुआ है, खंडन, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, स्पाइरोगाइरा एक हरा शैवाल होता है, ये क्या होता है? हरा शैवाल ये आपका होता है भाई साहब। ठीक है, हरा शैवाल ये होता है ना। और इसका जो शरीर है वो तंतु के रूप में होता है, खंड टूटकर नया जीव जो है वो बना लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंडप्रजक जंतु है? ओविपेरस जंतु कौन सा है इनमें से? ठीक है, ओविपेरस एनिमल का एग्जाम्पल बताना है। तो देखिए, कैट, काव, क्रो, डॉग। इसमें से कोआ जो होता है, क्रो, ये आपका क्या होता है? ओविपेरस जंतु होता है, अंडप्रजक जंतु होता है दोस्तों। ठीक है, जो अंडप्रजक जीव होते हैं ये करते क्या है? ये अंडे देते हैं। क्या देते हैं? अंडे देते हैं। ना तो ये अंडा देता, ना ये, ना ये। कौन देता है? कौआ जो होता है ये अंडा देता है। ठीक है, अधिकांश अगर पक्षियों की बात करें तो वो अंडप्रजक होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें गाय, कुत्ता, बिल्ली की, इन तीनों की अगर मैं बात करूं तो ये तीनों क्या हैं भाइयों? तीनों हैं आपके विवापेरस, जरायुज। जरायुज बोलते हैं इनको, जरायुज, यानी कि विवापेरस हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कैक्टस के पौधे में प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? जो कैक्टस का पौधा होता है उसमें जो प्रकाश संश्लेषण होता है कौन करता है? तो कैक्टस के में करता है तना, जिसको हम स्टीम बोलते हैं। बाकियों में तो पत्तियां करती हैं, लेकिन कैक्टस में तना करता है। ठीक है, क्योंकि जो कैक्टस की पत्तियां होती है वो कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं दोस्तों, इसलिए इनका जो तना है, स्टीम है, ये क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है। क्या करता है आपका? प्रकाश संश्लेषण ये करता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, यदि कोई ट्रेन समय के साथ असमान रूप से त्वरित होती है तो वह किस प्रकार के त्वरण के अधीन है? क्वेश्चन को दोबारा समझिए, यदि कोई ट्रेन समय के साथ असमान रूप से त्वरित होती है, असमान रूप से, तो वह किस प्रकार के त्वरण के अधीन आती है? तो देखिए, असमान रूप से तो त्वरित हो रही है ना, तो वह किस प्रकार के त्वरण के अधीन आएगी? देख लेते हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है असमान त्वरण, दूसरा है एक समान त्वरण, तो होगा नहीं, अपरिवर्तित त्वरण और कोई त्वरण नहीं, असमान त्वरण होगा। क्या होगा? असमान त्वरण। देखिए, जब वेग जो है वो समान दर से नहीं बदलता ना, तो उसको असमान त्वरण बोलते हैं, मतलब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि असमान त्वरण। और इसका एसआई मात्रक की अगर मैं बात करूं, इसके एसआई मात्रक की त्वरण के, तो क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एसआई मात्रक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, द्रव्यमान और जड़त्व के संबंध में कौन सा कथन सही है? कथन बताना है कौन सा सही है। ठीक है, पहला है द्रव्यमान का जड़त्व पर कोई प्रभाव नहीं होता। नहीं भाई, प्रभाव होता है। जो द्रव्यमान होता है वो जड़त्व के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जड़त्व के, ये मैं आपको बता चुका हूं, है ना। जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा,
जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा ही क्या होगा, जड़त्व होगा। दूसरा, द्रव्यमान जड़त्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है, नहीं होता। क्या होता है, समानुपाती। अभी मैंने कराया ना, समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा, द्रव्यमान जड़त्व के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये भी नहीं होता है। और चौथा, द्रव्यमान जड़त्व की माप है। बिल्कुल सही है, जो द्रव्यमान है वो किसकी माप है, जड़त्व की माप है ना, क्योंकि द्रव्यमान जो होता है वो किसके बराबर होता है, इनर्शिया के। इनर्शिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो हम कह सकते हैं जो द्रव्यमान है वो जड़त्व की माप है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 अच्छा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार कौन सा बल हमें पृथ्वी से बांधे रखता है। बताइए भाई, कौन सा बल जो है जो हमें पृथ्वी से बांधे रखेगा, तो वो गुरुत्वीय बल ही तो है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो है, जिससे हम पृथ्वी से बंधे रहते हैं, है ना। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है ना। गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है वो किसने दिया था, ये न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी, इसका मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी आपको याद रखना है, ये सीधा सीधा मान पूछ लिया जाता है पेपर में, सीधा सीधा मान पूछ लिया जाता है, आपको पता होना चाहिए। देखिए, पृथ्वी और वस्तुओं के बीच में जो आकर्षक बल है ना, वो कार्य करता है। लेकिन जब सूर्य के चारों ओर जो ये हमारे जितने भी अर्थ घूमते हैं, जितने भी आपके प्लैनेट्स घूमते हैं, ये सारे किस पे काम करते हैं, गुरुत्वीय बल पे काम करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स पे काम करते हैं। उसका फॉर्मूला होता है Gm1 × M2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला, पूछ लिया जाता है पेपर में, डायरेक्ट पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 26 कि भाई किसी परिपथ में फ्यूज का मुख्य कार्य क्या होता है। ये अग्निवीर के पेपर में आया था कि फ्यूज का कार्य क्या है ना। तो फ्यूज करता क्या है, अगर अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाह हो रही है तो उसको रोक देगा, है ना। तो अत्यधिक विद्युत धारा को रोकना, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, है ना। इसका काम है फ्यूज को, अगर अत्यधिक विद्युत धारा उत्पन्न होती है तो उसको रोक देता है और फ्यूज हो जाता है। ठीक है, विद्युत सर्किट ही पूरा नहीं होता, इसलिए इसको एक सुरक्षा उपकरण की तरह यूज करते हैं। क्या करते हैं, ये एक आपका सेफ्टी इक्विपमेंट है, सुरक्षा उपकरण के लिए इसको यूज करते हैं, सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 एक बार देख लीजिए क्या है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 27, तापमान बढ़ने पर ठोस में कणों की कंपन गति बढ़ाने वाली ऊर्जा कौन सी है। ठीक है, तापमान अगर बढ़ता है तो ठोस में कणों की कंपन कौन बढ़ाता है, ये आप बताइए, ऑप्शन दीजिए। देखिए, ये बढ़ाएगी आपकी गतिज ऊर्जा। क्या होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। देखिए, तापमान कणों की औसत गति ऊर्जा का मापक है, और तापमान बढ़ने पर कण जो है वो तेजी से कंपन करते हैं, इसलिए गतिज ऊर्जा जो है वो गतिज से संबंधित है। और अगर मैं इसका, हाँ, ऊर्जा की मात्रक की अगर मैं बात करूं, ऊर्जा का मात्रक क्या है, ऊर्जा का मात्रक पूछा जाता पेपर में, क्या है बताइए। ऊर्जा का मात्रक, एसआई मात्रक जूल है। ठीक है, एसआई मात्रक क्या है, जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें चतुर परमाणविक टेट्रा एटॉमिक आपके परमाणुकता होती है, टेट्रा एटॉमिक एटोमिसिटी होती है, किसमें होती है बताइए, देखिए चेक करिए। हाँ जी, फॉस्फोरस में होती है, बिल्कुल सही है। किस में होती है, फॉस्फोरस में होती है। फॉस्फोरस क्या होता है, P4 होता है, इसीलिए इसको टेट्रावेलेंट बोलते हैं, है ना। S क्या होता है, S8 होता है। ऑक्सीजन O2 होता है और हीलियम सिंगल होता है। टेट्रावेलेंट का मतलब होता है 4, वो क्या है, P4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 29, 29वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, 29वां नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कहता है कि श्रृंखलन, जिसको कैटिनेशन कहते हैं, उसका सही परिभाषा उसकी क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ कैटिनेशन। तो कैटिनेशन की सही परिभाषा, देखिए कैटिनेशन का मतलब होता है जब सेम तरह की चीजें सेम तरह के
उससे आबद्ध बनाएं। तो देखिए जैसे पहला है कार्बन का कार्बन से आबद्ध बनाना, इसी को कैटिनेशन कहते हैं, इसी को श्रृंखलन कहते हैं। कार्बन का हाइड्रोजन से आबद्ध बनाना नहीं है, कार्बन का ऑक्सीजन से नहीं है, कार्बन का नाइट्रोजन से नहीं है, कार्बन का कार्बन से आबद्ध बनाना ही क्या कहलाता है आपका? श्रृंखलन कहलाता है, कैटिनेशन कहलाता है। सेम तरह के बॉन्ड बनने चाहिए, उसी को कैटिनेशन कहेंगे। ठीक है। अब कार्बन की संयोजकता कई बार पूछ ली जाती है, तो कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4 है। कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4 है आपकी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्नलिखित में से सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है? सबसे ज्यादा तन्य धातु की बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा तन्य धातु होती है आपकी सोना। जो सोना है भाई साहब सबसे ज्यादा तन्य होता है। ठीक है, इससे बहुत पतली तार जो है वो बनाई जा सकती है। बताते हैं 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है 1 ग्राम सोने से। आप सोच सकते हो कितनी तन्य ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। साइंस के 15 क्वेश्चन हो गए, अब आते हैं मैथ पे कि भाई एक संख्या में 13 जोड़ने पर 31 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करो। एक संख्या है, मैं मान लेता हूं ए है, उसमें 13 जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है? 31 प्राप्त हो रहा है। संख्या बताओ, संख्या तो ए है। अब इस 13 को इधर ले जाओ, जब इधर लेके जाओगे तो 31 माइनस 13 हो जाएगा। और 31 में से 13 घटाओगे तो क्या आएगा? भाई 18 आना चाहिए। तो संख्या क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी 18। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैथ के बड़े अच्छे क्वेश्चन जो है अग्निवीर में पूछे जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3, 5, 7 का औसत क्या होगा? तो भाई 5 और 3 8 7 15, 15 बटे में 3 कितना हो जाएगा? 5 इसका औसत हो जाएगा। 3 पंजे 15, तो औसत कितना हो जाएगा? 5। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। मैं बता देता हूं कैसे। भाई औसत कैसे निकालते हो तुम? औसत कैसे निकालते हो? कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं। कौन कौन सी? 3 है, 5 है और 7 है ना? और इन तीनों का बटे में जितनी संख्या होती है उससे भाग कर दोगे। तो 5 और 3 8 7 15, 15 बटे में 3, 3 से काटोगे 15 को कितनी बार कटेगा? 5 बार। तो उत्तर कितना आ जाएगा? 5। 5 इसकी क्या हो जाएगी? औसत हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, 3 संख्याओं का औसत 20 है, यदि 2 संख्याएं 22 18 हैं तो तीसरी संख्या बताइए। देखो तीनों संख्याओं का औसत 20 है ना? तो तीसरी संख्या वैसे तो मैं बता सकता हूँ 20 इसका उत्तर आएगा, क्योंकि 22 ये है, 18 ये है। अगर 2 इसको दे दूंगा ये भी 20 हो जाएगी, ये भी, और औसत तीनों का 20 है तो तीसरी भी 20 हो जाएगी। लेकिन मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊंगा। देखिए तीनों संख्याओं का योग निकाल लो। तीनों संख्याओं का योग कैसे निकालोगे? तीनों संख्याओं का योग, भाई औसत कितना दिया हुआ है? 20 और संख्या है 3, तो 20 दिया कितना हो जाएगा योग? 60। ठीक है, अब पहली संख्या कितनी है? 22 है, दूसरी संख्या 18 है, तो दो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 20 जमा 18 बराबर 40। अब तीसरी संख्या ही तो ये बची भाई, ये 3 संख्याओं का योग है, 2 संख्याओं का। तो तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी? तीसरी संख्या, 3 संख्याओं के योग में से 2 संख्याओं का योग घटा दोगे, 60 माइनस 40 बराबर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हो। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो मैंने बताया उस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन आप ऐसे कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 34। भाई एक पेन की कीमत 20 रुपये है, ऐसे 45 पेन की कुल कीमत बताइए। भाई एक पेन की कीमत कितनी है? 20 रुपये, और कितने की पूछी है? 45 पेन की। ठीक है, तो 45 पेन की कैसे निकालोगे? 45 गुना में 20, और 45 दूनी 90, और एक जीरो है ही, तो 900 रुपये हो जाएगी, है ना? 900 रुपये, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए कि भाई 48 25 7.43 का योगफल क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 48.25, नीचे नीचे आप लिख लीजिए, और 7.43 डिजिट के नीचे सेम डिजिट लिखिए। 5 3 8 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा, हासिल का 1 लग जाएगा, और 5 हो जाएगा। 55.68, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, पोजीशन अगर लेटर्स की सही रखोगे, जोड़ में कभी गलती नहीं करोगे दोस्तों। 2 4 का HCF क्या होगा, मुझे सीधा सीधा दिख रहा है 2 ही होगा। ठीक है, कैसे निकालोगे, 2 और 4 भाग करोगे इसको पहले 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अब किसी से नहीं जाएगा, तो यहाँ पे HCF कितना हो जाएगा 2। और अगर LCM पूछ ले तो आप बोलोगे 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4, बड़ा वाला LCM हो जाएगा दोस्तों। HCF पूछा है तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी वर्ग संख्या नहीं है। वर्ग संख्या 16 है भाई, किसका है, 4 का वर्ग है। 36 6 का वर्ग है। 100 10 का वर्ग है। लेकिन 24 जो है ये किसी का वर्ग नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, 3/5 कितने प्रतिशत के बराबर है। मैंने आपको बताया है अगर 3/5 अगर प्रतिशत लगाना है तो गुना कर दो, प्रतिशत हटाना है तो भाग कर दो। 5 से 100 कटेगा 20 बार और 20 दिया 60% हो जाएगा। 60% इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं अग्निवीर में। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए कि भाई 20 में से 5 अंडे खराब हैं, कुल अंडों का कितना प्रतिशत खराब है। तो बताइए 5 अंडे खराब हैं तो जितने खराब हैं टोटल कितने हैं 20 और गुना में 100 कर दो, प्रतिशत आ जाएगा। तो 20 पंजे 100, 5 बार ये कट जाएगा और 5 पच्चे 25, मतलब 25% अंडे खराब हैं। ठीक है, कितने प्रतिशत अंडे खराब है, 25% अंडे खराब है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 कि भाई एक आयताकार मैदान 80 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा है, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या होगा। तो चौड़ा कितना है 60 और लंबा कितना है 80। तो जो जो अनुपात पूछा है चौड़ाई और लंबाई का पूछा है तो पहले चौड़ाई लिख दो, फिर अपना लंबाई लिख दो, दोनों का अनुपात निकाल दो। 0 से 0 जाएगा, 2 से 3 बार जाएगा, 2 तिया 6 और 2 से 4 बार जाएगा, 2 चौक 8। तो अनुपात क्या आ जाएगा 3:4। ऑप्शन किसमें ठीक है भाई, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए भाइयों। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए कि 5 किलोग्राम का 15 किलोग्राम से अनुपात क्या होगा। 5 किलोग्राम का अनुपात पूछा है आपका 15 किलोग्राम से, तो यहाँ 15 किलोग्राम लिख लीजिए। किलोग्राम से किलोग्राम जाएगा, 5 एकम 5 जाएगा और 5 से 3 बार जाएगा, तो अनुपात आपका 1:3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा अनुपात, 1:3 इसका अनुपात हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अनुपात से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 42, साधारण ब्याज का सवाल आ गया भाई। मूलधन दर समय और साधारण ब्याज पूछा है, तो ब्याज का सूत्र मैंने आपको बताया था। साधारण ब्याज का मूलधन 3000 हो जाएगा, दर आपकी 10%, समय 2 साल और बटे में 100। 10 से 10, 10 से 10, 300 दूनी 600 रुपये जो है वो ब्याज मिल जाएगा हमें। कितना मिलेगा, 600 रुपये ब्याज मिलेगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। 43 नंबर क्वेश्चन है कि 4 घंटे में 220 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली कार की चाल बताइए। चाल हमें बतानी है और चाल क्या होती है, दूरी भाग में समय। क्या होती है, दूरी भाग में समय। चाल का सूत्र पूछ लिया गया इस बार पेपर में, अग्निवीर के पेपर में चाल का सूत्र पूछ लिया गया। तो आपकी दूरी कितनी है 220 किलोमीटर और आपका समय कितना लग रहा है 4 घंटे। ठीक है, 4 घंटे, तो 4 से इसको काटोगे, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, इसका मतलब चाल कितनी आ गई 55 किलोमीटर प्रति घंटा। 55 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गई, चाल आ गई। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए भाइयों, एक वर्गाकार कमरे का परिमाप 40 है, इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करो। देखिए परिमाप जो होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4a, यानी कि 4 गुना में भुजा। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 गुना में भुजा, और ये मुझे कितना दे रखा है 40 सेंटीमीटर दे रखा है। तो मैं अगर भुजा निकालूंगा, भुजा बराबर क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर और बटे में क्या आ जाएगा, कितनी भुजाएं 4। 4 से 40 को काटोगे 10 बार, तो भुजा कितनी आ जाएगी दोस्तों, भुजा कितनी आएगी, भुजा आएगी 10 सेंटीमीटर। भुजा कितनी आ जाएंगी 10 सेंटीमीटर जो है ये आपकी भुजा हो जाएगी
आपका ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन पूछा गया 45वां, किसी दिए गए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? भाई एक बिंदु है, इससे कितनी रेखाएं खींच सकते हो आप? इससे आप अनगिनत रेखाएं खींच सकते हो। कितनी रेखाएं खींच सकते हो? अनगिनत, मतलब अनंत। अनंत रेखाएं इससे खींची जा सकती हैं, जिनका कोई अंत ही नहीं है, उसको कहते हैं अनंत, इनफाइनाइट। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। अभी रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे भाई। दिए गए शब्दों को शब्दकोश क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, शब्दकोश क्रम में इनको व्यवस्थित करना है कि भाई कैसे कैसे इनको होगा। तो देखिए, F 6 पे आता है, ये 19 पे आता है, ये 3 पे आता है और ये 12 पे। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? और इनका लेटर फॉर्मेशन क्या है? 1 2 3 4। तो सबसे पहले क्या आएगा? 3 आएगा, है ना। अब 3 के बाद क्या आएगा? अब देखिए, फिर फॉर्म आ जाएगा, तो 3 के बाद 1 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 3 1 4 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 क्या पूछता है कि दी गई श्रृंखला में दाईं ओर से 7वां अक्षर कौन सा होगा? दाईं ओर से एक। अब यहाँ पे क्या करना है? ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, 1 2 3 4 5 6, तो 7वां कौन सा होगा? जी होगा आपका 7वां। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आए हैं पेपर में, पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं हम। यदि गेट इतना है, टॉम्ब इतना है, तो टी का कूट क्या होगा? टी का कूट बताना है भाई। ठीक है, अब टी का कूट क्या होगा इसमें? देखिए, दोनों में देखिए टी कॉमन है, इसमें भी टी है, इसमें भी टी है, और कुछ है कॉमन? नहीं है। तो इन दोनों में, इसमें और इसमें देखिए कॉमन क्या है? इन दोनों में एक चीज कॉमन है, नो। इसका मतलब टी बराबर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया उत्तर है? ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इन क्वेश्चनों को जो है वो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 49 देखिए। प्रतीक ऊपर से 32वें स्थान पर है, नीचे से 7वें स्थान पर है, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? भाई एक बात बताओ, प्रतीक ऊपर से जो है 32वां है, इसका मतलब 31 विद्यार्थी उससे ऊपर हैं, खुद वो 32वां है। ये तो आप मानते हो। नीचे से 7वां, तो उसके नीचे कितने हैं? 6 विद्यार्थी हैं, एक तो वो खुद ही है ना। अब खुद 2 बार काउंट हो रहा है ये प्रतीक जो है। ठीक है, प्रतीक कितनी बार काउंट हो रहा है? 2 बार। अब एक ये खुद भी है, तो 31 इससे ऊपर हुए, एक ये हुआ 32वां, और 6 इससे नीचे हुए, तो 32 और 6 कितने हो गए? 38 विद्यार्थी कक्षा में हुए। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कितने हुए दोस्तों? 38 हुए। फॉर्मूलों के चक्कर में नहीं पड़ना है, इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50। श्रृंखला दे दी और बताया प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है, तो टी दिया हुआ है, फिर डब्ल्यू दिया हुआ है, फिर आपका जेड दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, और यहाँ पूछा है क्या आएगा। हम देख लेते हैं। टी 20 पे होता है, ये 23 पे होता है, ये 26 पे होता है, ये 3 पे होता है, और 6 पे होता है। सभी के बीच में आप देखोगे +3 का गैप है। 23 से 26 पे जाओगे, 26 से 3 पे जाओगे +3 का, 3 से 6 पे जाओगे +3 का, और 6 से जब +3 करोगे तो क्या आएगा? 9। और 9 पे कौन बैठा होता है दोस्तों? आई बैठा होता है। और आई क्या है? ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये थे हमारे आज के भाई साहब मॉक टेस्ट नंबर 15 के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इसलिए आपके करा रहा हूं ताकि जो नेक्स्ट पेपर आपका होगा उसके लिए आप इनको कर सकते हो। ठीक है, एक सीरीज जो है वो बन जाएगी चैनल पे, और आप प्लेलिस्ट को देखते रहिए, उस प्लेलिस्ट में सारे मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे दोस्तों। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए सिलेक्शन पक्का यूट्यूब चैनल। अपनी तैयारी में 4 चांद लगाइए और तैयारी को मजबूती से कीजिए दोस्तों। दिन रात एक कीजिए, मेहनत करिए। जो सपना आपने देखा उस सपना को पूरा कीजिए। वो तभी पूरा होगा जब आप मेहनत करोगे। मेहनत आपको करनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है,
मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करें जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और चैनल का टेलीग्राम का लिंक जो है वो मैं आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप चैनल पे जाके टेलीग्राम का लिंक आपका मिल जाएगा, उससे भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो।